हकीम असगर अली की होलनाक सरगुज़श्त, कदम कदम पर तजस्सुस और गोनागो वाक़यात। एक ऐसे शख्स की कहानी जिसे बेपनाह पुरइस्रार कुव्वतें हासिल थी। एक तहलका खेज कहानी, पुरइस्रार अलूम का माहिर। एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। थोड़ी देर के बाद मुझे उसने झंझोड़ा और साथ ही आवाज दी। मैं चौंक कर उठ बैठा तो देखा कि शाहाना गहरी नींद सो रही थी। बहरतौर मैंने उसे जगाना तो मुनासिब नहीं समझा, लेकिन अपने पांव पर किसी का लमस मैं अभी तक महसूस कर रहा था। बहुत देर तक मैं जागता रहा और उसके बाद बाहर निकल आया। मैंने पूरे घर का चक्कर लगाया और फिर वापस अपने कमरे में आ गया। उसके बाद नींद आने का क्या सवाल पैदा होता है। मैं उन अजीबोगरीब वाकयात को सोचकर बहुत परेशान था। पुराने घर के बारे में तो चलो ये तस्लीम कर लिया जाता कि वो असीब ज़दा है और उसका अंदाजा हमें पहले भी हो चुका था, लेकिन अब ये नया घर जो भरे पूरे इलाके में था, बहरतौर मैंने फिर भी सब्र से काम लेना मुनासिब समझा। दूसरी सुबह शाहाना को उसके बारे में कुछ याद नहीं था। दिन पुरसकून गुजर गया, लेकिन मुझ पर नहीं। मैं पूरा दिन दफ्तर में सख्त परेशान रहा और सोचता रहा कि क्या करना चाहिए। ये कैसी बला गले पड़ गई। अच्छी खासी जिंदगी गुजर रही थी, उसमें ये तब्दीलियां मेरे कौन से गुनाह का नतीजा हैं। इसी शाम में अपने मामूलात से फारिग होने के बाद पड़ोस के एक दोस्त के यहाँ गया। उन साहब से नई नई आशनाई हुई थी। अच्छे शरीफ आदमी थे, एक प्राइवेट फिल्म में मुलाजमत करते थे। नाम सज्जाद अहमद था। उन्होंने मुझे खुश आमदीद कहा और रस्मी गुफ्तगू करने लगे। कहने लगे कि शाम अक्सर वो बेकार होते हैं, मेरे पास आकर वक़्त हो तो बेतकल्फी से उनके पास आ जाया करूं या उन्हें बुला लिया करूं। मैंने उनका बेहद शुक्रिया अदा किया और फिर मैंने सज्जाद साहब से पूछा, सज्जाद साहब, इसके घर के बारे में आपका क्या ख्याल है? किस घर के बारे में? उन्होंने ताज्जुब से पूछा। इसी घर के बारे में जिसमें मैं आया हूँ। आपसे पहले एक और रमीर साहब यहाँ रहते थे। बड़े नेक आदमी थे बेचारे। बेटे अमेरिका में ज़ाहिर तालीम थे, बिल आकर रिटायर्ड हो गए और बेटियों ने वहीं बुला लिया। बहुत अच्छा मकान है। मतलब क्या है आपका? नहीं, मेरा मतलब है कोई ऐसी वैसी बात तो आपने यहाँ नहीं देखी। ऐसी वैसी बात से आपकी क्या मुराद है? सज्जाद साहब ने पूछा। मेरा मतलब है कोई ऐसी अनहोनी बात जो बअज़ अज़र अक़लब हो। बईद अज़ अक़ल वहाँ हम लोग कुछ अजीब कैफियत महसूस कर रहे हैं, जैसे ये घर असीब ज़दा हो। सज्जाद साहब हैरत से मेरी सूरत देखने लगे और फिर बोले, बड़ी अजीब बात है जादव साहब, हम लोग तो तवील अरसे से यहाँ रह रहे हैं और ज़ुबैर साहब भी साल हा साल यहाँ रह कर गए। मैं कभी ऐसी कोई बात ना कही उन्होंने। और फिर जी फरमाइए, मेरा मतलब है कि आप इन बातों पर यकीन रखते हैं? उन्होंने बड़े ताज्जुब से पूछा था। रखता तो नहीं हूँ सज्जाद साहब, लेकिन नहीं भाई, इंसानों की आबादी है, बरसों से आबाद है। आसेब बेचारे यहाँ क्या करेंगे? जी, मैंने आहिस्ता से कहा। खुद भी तबीयत ये सब कुछ कबूल नहीं करती थी। और फिर वही हुआ। हकीम साहब सज्जाद साहब ने अपनी बेगम से तज़किरा किया। उनकी बेगम ने मेरी बेगम से पूछा और बेगम ने सारी कहानी उन्हें सुना दी। बेगम सज्जाद बेचारी हमारे दर्द का मदावा तो क्या करती, अलबत्ता उन्होंने वह सब कुछ जरूर किया जो एक औरत कर सकती थी, यानी ये कहानी पूरे इलाके में फैला दी और इस तरह हम शदीद ज़हनी कोफत का शिकार हो गए। पड़ोसन बेगम को देख देख कर एक दूसरे को इशारा करती। लोगों ने उनसे खौफजदा होना शुरू कर दिया। सबका यही ख्याल था कि शाहाना बेगम असीब ज़दा हैं और उन पर किसी का साया है। पास पड़ोस की महफिलों में उन्हें नहीं बुलाया जाता था। मर्दों का तो खैर कोई मसला ही नहीं था, लेकिन औरतें इस सिलसिले में काफी दिलचस्पी रखती थीं और उसके नहायत शाहाना पर मुरतब होने लगे। उसका रंग उड़ गया, चेहरे पर भी खौफ के आसार नजर आने लगे। मैंने बारहा उससे पूछा कि वो अपने तौर पर क्या महसूस करती है, तो उसने यही बताया कि कभी कभी उसे अपने वजूद पर बोझ सा महसूस होता है और बाद औक़ात कुछ अजीबोगरीब आवाजें कानों में पड़ती हैं। उन आवाजों की वो कोई तफसील नहीं बता सकी। आप तसव्वुर कर सकते हैं हकीम साहब कि किसी इंसान की जिंदगी में अगर अचानक
इस तरह की बातें नमूदार हो जाएं तो उसकी ज़हनी कैफियत क्या हो सकती है। हम लोग अच्छे खासी जिंदगी गुजार रहे थे और हमें कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन तकदीर ने ये सब कुछ कर दिया और फिर हालात बिगड़ते ही चले गए। मैं बेगम को इस सिलसिले में कसूरवार नहीं करार दे सकता था, क्योंकि मुझे भी बहुत सी पुरअसरार कैफियत का एहसास होता था जो मेरी समझ में नहीं आती थी। फिर एक दिन मैंने रात के वक्त बेगम को कमरे से बाहर निकलते हुए देखा। उनके चलने का अंदाज ऐसा था कि मुझे ताज्जुब हुआ। बस ये महसूस कर रहा था जैसे वो चोरों की तरह बाहर जाना चाहती हूँ। मैं खुद भी चौकन्ना हो गया और उनके साथ सहन में निकल आया। सहन में बेगम एक गोशे में जाकर जमीन पर बैठ गईं और किसी से बातें करने लगी, लेकिन वह नादीदा हस्ती मुझे नजर न आई जिससे वो बातें कर रही थी। तकरीबन 1 घंटा इसी तरह गुजर गया। फिर उन्होंने किसी को खुदा हाफिज कहा और वापस कमरे में आ गईं। मैं अनजान बनकर बिस्तर पर लेट गया। किसी शक व शुबे का तो तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता था। आप समझ रहे हैं ना हकीम साहब, मेरा मतलब है। हाँ हाँ मियाँ, कहते रहो। जहाँ कहीं भी मैं तुम्हें टोकना चाहूंगा टोक दूंगा, मैंने जवाब दिया। जी हकीम साहब, बेहद शुक्रिया। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि मैंने खुद सहन में जाकर देखा था कि बेगम के अलावा वहां कोई नहीं था। बेशक वो किसी से बातें कर रही थी, लेकिन कोई सामने भी होता। चुनाचा मैंने इस सिलसिले में उससे कोई बात पुरस नहीं की। दूसरी सुबह बेगम कहने लगी कि कमरे की आराइश कुछ तब्दील करनी है। फर्नीचर बहुत पुराना हो गया है और उन्हें बाद औकात इस फर्नीचर को देखकर फरोहत सी होती है। मैंने कहा कि अभी ज्यादा अरसा नहीं हुआ इस फर्नीचर को खरीदे हुए, जल्दी क्या है। तो बेगम चिराग पा हो गई, कहने लगी, आप तो बस जिंदगी को एक ही रंग में देखने के आदी हैं। कोई तब्दीली, कोई ऐसी बात नहीं चाहते जिससे जिंदगी का एहसास हो। हालात से महरूमी का भी कोई दिल नहीं निकल सका और उसके बाद मेरी हर ख्वाहिश पसे पुष्ट डाल दी जाती है। मैंने हालात की नज़ाकत के देखते हुए कहा, ऐसी कोई बात नहीं, कुछ न कुछ बंदोबस्त हो जाएगा। पहले इस फर्नीचर के लिए कुछ कर दिया जाए। गर्ज बात आई गई हो गई। लेकिन उस शाम जब मैं वापस पहुंचा तो मैंने झाड़ू फिरी हुई देखी। बेगम ने सारा फर्नीचर किसी कबाड़िए को बेच दिया था, यहाँ तक कि वो बेशुमार कीमती चीजें भी जो बहुत महंगी थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए मुझे बताया कि अब घर में नई चीजों के आने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हकीम साहब, मैं तो शशदर रह गया। जो सारा बेगम ने कौड़ियों के मोल फरोख्त कर दिया था वो तकरीबन 80-90 हजार का था और बिलाशुबा मेरी इतनी हैसियत नहीं थी कि मैं फौरन ही ये सब कुछ दोबारा मुहैया करता। मैंने इंतहाई बज़ लहजे में बेगम से कहा कि इनकी दिमागी कैफियत खराब होती जा रही है। उन्होंने खूनी निगाहों से मुझे देखा और उसके बाद खामोशी से अपने कमरे में जा घुसी। फिर उस रात उन्होंने मुझसे कोई गुफ्तगू नहीं की, हालांकि मैंने बहुत कोशिश की कि शाहाना की कैफियत बेहतर हो जाए। इन हालात में ज़हन में जो कुछ तसव्वुरात आ सकते थे, हकीम साहब आप खुद समझ सकते हैं। मैं शिद्दत परेशानी से नीम पागल हो रहा था। ये हमाकत जो बेगम कर बैठी थी उनका कोई अजाला फिलहाल नहीं कर सकता था। फिर यही सोचा कि कुछ कोशिश करूंगा, हल्का फुल्का सा फर्नीचर आ जाए, लेकिन इस सिलसिले में भी अभी कोई जरिया मेरे पास नहीं था। सरकारी अफसर जरूर हूँ, लेकिन बस क्या अर्ज करूं कि आपसे शायद खुद सताई समझे। खानदानी हालत ऐसी नहीं रही कि बुराइयों की तरफ रागब होता। हालांकि दौलत के हसूल के लिए बहुत से जराए मौजूद थे, लेकिन मैंने भूल कर भी उनके बारे में कभी नहीं सोचा। इस वक्त मेरी परेशानी अरूज को पहुंची हुई थी। मेरा दिल दफ्तर में भी उलझा रहा और मैं ये सोचता रहा कि किस तरह इस मसले का हल दरियाफ्त किया जाए। शाम को उसी तरह उलझा हुआ मैं घर वापस पहुंचा तो बेगम ने बहुत खूबसूरत लिबास पहना हुआ था और बरामदे ही में मेरे इस्तकबाल के लिए तैयार खड़ी हुई थी। चेहरे पर बशाशत थी और आंखों में रोशनी बहरतौर। इस अच्छे मूड पर मुझे थोड़ी सी खुशी भी हुई, लेकिन अंदर कदम रखते ही ये खुशी काफूर हो गई। ड्राइंग रूम में इंतहाई कीमती फर्नीचर पड़ा हुआ था। डेकोरेशन की बेशुमार चीजें पैकेटों में रखी हुई थी, कुछ सजा दी गई थी और जो सजाई ना जा सकी वो अभी पैक रखी हुई थी। बेडरूम में नया बेड मौजूद था जो 30-35 हजार रुपए से कम कीमत का ना होगा। मैं ये तमाम चीजें देखकर शशदर रह गया। बेगम मेरी हालत पर मुस्कुरा रही थी। मैंने मुतअज्जबाना अंदाज में कहा, ये सब कैसा है? बेगम ने सवाल किया। ये कहां से आया?
मैंने तलख लहजे में कहा और बेगम चौंक कर मुझे देखने लगी। मतलब क्या है आपका? मेरा मतलब है कि ये इंतहाई कीमती चीजें कहाँ से आई, जहाँ से आप नहीं ला सकते थे, उन्होंने जवाब दिया। मैं अपनी बात का जवाब चाहता हूँ, यही आपकी बात का जवाब है। गोया ये आपने मुहैया किया है। जी हाँ, लेकिन कहाँ से? इसका जवाब आपको नहीं दिया जा सकता। आपके लिए ये जवाब देना जरूरी है। हरगिज नहीं, बेगम ने गुड़ाते हुए लहजे में कहा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है शाहाना, तुम हद से बढ़ रहे हो। इसका नतीजा खराब भी हो सकता है, समझे? शाहाना ने आंखें निकाल कर कहा। क्या इसके बारे में मुझे मालूम होना जरूरी नहीं? बहुत सी बातें मालूम होना जरूरी नहीं होती। गोया मैं अजीब बातें कर रही हो तुम। मैं कहता हूँ मेरी बात का जवाब दो। मैं जरूरी नहीं समझती, शाहाना ने कहा। हम दोनों एक दूसरे से कशीदा हो गए। रात खामोशी से गुजर गई, लेकिन दूसरी सुबह बहुत अजीब थी। कोई 5:30 बजे होंगे कि शाहाना ने मुझे झंझोड़ कर जगाया। जाज़ब उठो जाज़ब, उसके लहजे में खौफ था। मैं चौंक कर जाग गया। क्या बात है जाज़ब? मुझे डर लग रहा है। क्यों? मैं नहीं जानती। क्या वजह है? मैंने तलख लहजे में पूछा। 5:30, शाहाना ने दीवार गीर घड़ी की तरफ देख कर कहा और फिर सिसकी लेकर रह गई। मेरी निगाह भी घड़ी की तरफ उठ गई थी, जो बेहद खूबसूरत थी। उस पर रेडियम से तस्वीरें बनी हुई थी, हंसती मुस्कुराती तस्वीरें, जिनमें मिनट की सुई के साथ बदलते चेहरे हंस रहे थे। मुझ पर भी एक अजीब सा तासर हो गया, लेकिन मैंने खुद को संभाल लिया और तुमने मुझे 5:30 बजे ही जगा दिया। ज्यादा मुझे डर लग रहा है, तो मैं क्या करूं? शाहाना का लहजा हैरान था। रात को तुम बहुत तलख थी। तलख? वो सरसराती हुई आवाज में बोली। क्यों, याद नहीं? जादब, खुदा की कसम मुझे याद नहीं। शाहाना के लहजे की सच्चाई को मैं परख सकता था। दफतन ही मैं संभल गया। मुझे पेशमानी सी होने लगी। मैं खुद भी इससे बहुत तलख हो गया था। मेरी आंखों से नींद की कसल दूर हो गई और मैंने उसे चौंक कर देखा। तुम्हें याद नहीं? हाँ, मुझे याद नहीं। शाहाना रो पड़ी और मैं उसे संभालने लगा। नहीं शाहाना, रोने की बात नहीं। सुनो, तो क्या तुम इस फर्नीचर के बारे में याद नहीं? फर्नीचर? हाँ याद है, मगर ये फर्नीचर कहाँ से आया? 2 आदमी ट्रक पर लाए थे। उन्होंने दस्तक देकर कहा था कि तुमने भिजवाया है, और फिर वहीं से। जादब, मेरी हालत ठीक नहीं। मैं तो खुद परेशान थी। क्यों? पुराना फर्नीचर ले जाने वाले भी वही लोग थे। जादब, वो बहुत अजीब थे। उनके सामने आते ही मेरी तबीयत मतलाने लगी थी और मुझे महसूस हुआ था कि जैसे मैं सो रही हूँ। गोया हाँ, मैं होश में नहीं थी। ओह मेरे खुदा! और शाम को जादब, उस वक्त भी मैं वह हवास में ना थी। कुछ बोलना चाहती थी, कुछ बोल रही थी। मुझे एहसास था कि मेरे अल्फाज गलत हैं, लेकिन मैं वही कुछ कह रही थी जो नहीं कहना चाहती थी। इस वक्त तुम्हारी क्या कैफियत है? मेरा दिल बैठ रहा है और मुझे डर लग रहा है। ना जाने क्यों मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे आगे कहो। मैंने उसे दिलासा दिया। जैसे जाज़ब कोई मेरे और तुम्हारे दरमियान आना चाहता है, जैसे कोई हमें एक दूसरे से जुदा करना चाहता हो। वो कौन है? मैं नहीं जानती जाज़ब, मैं नहीं जानती। मुझे अपना सर चकराता महसूस होता है। कोई कहता है शाहाना, तुमने एक अहद किया था, उसे ना भूलना, वरना अच्छा ना होगा। अहद के बारे में कुछ बताता है वो? मैंने पूछा। नहीं, मैंने गहरी सांस लेकर कहा। शाहाना मेरी बीवी है। वो किस वक्त क्या कहती है उसका मुझे अंदाजा था, हकीम साहब, और अब इस वक्त भी मुझे यही एहसास था कि जो कुछ वो कह रही है झूठ नहीं है। फिर ये कीमती फर्नीचर शाहाना किसी भी तौर अपने आप को नहीं खरीद सकती थी। उसके बाद कोई जरिया नहीं था। गर्द हकीम साहब, ये हैरत अंगेज वाकयात चलते रहे। हालत मेरी भी खराब हो गई थी। कई डॉक्टरों से शाहाना का मुआयना करवाया और उसके बाद उसे इलाज के लिए कराची ले गया। वहां मैंने उसे नफ्सियाती अस्पताल में दिखाया और कहीं भी मेरी कोई तसल्ली ना हुई। मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ बातें बताई। हकीम साहब, मेरी परेशानियां एक तरफ तो माली मामलात में इंतहाई को बकुताही बढ़ती गई और दूसरी जानब जहन भी बिल्कुल मफलूज हो गया था। शाहाना ही तो जिंदगी की वाहद दौड़ थी जिसे मैं पकड़कर जिंदगी की मसाफत तय कर रहा हूँ। कोई बात मेरी समझ में नहीं आती कि क्या करूँ। घर में और कोई ऐसी बात नहीं जो काबिल जिक्र है। मामलात यूं ही चलते रहे। कराची से फिर मैं वापस आ गया। दफ्तर की तमाम छुट्टियां खत्म हो गई थी और अब वहां मुझे कोई नोटिस भी मिल गया था कि मजीद 3 छुट्टियां नहीं कर सकता। मेरी वजह से बहुत सी उलझनें पैदा हो गई थी। हकीम साहब, इस दौरान वाकयात की कैफियत जूं की तूं रही। शाहाना की हालत पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो अक्सर रातों को जागती रहती, कभी घर की छत पर चली जाती,
अभी चंद रोज कबल रात को तकरीबन 1:30 बजे घर से निकली और एक तवील फासला तय करके उस मकान तक पहुंची जिसमें हम पहले रहते थे। मकान में दाखिल हुई तो मैं भी उसका पीछा करते हुए वहीं पहुंच गया और उसके बाद बेमुश्किल तमाम उसे वहां से वापस लाया। वो मकान के बरामदे में पड़े हुए एक टूटे तख्त पर जा बैठी थी और वहां उसके अलावा और कोई नहीं था। मैंने हकीम साहब एक मुनाफिक इंसान की हैसियत से दूसरे मामलात की कुरीद भी कर ली है, लेकिन कुछ पता नहीं चला। वकार मियाँ ये तमाम हालात इस बात की निशानदही कर रहे हैं कि दोनों मियाँ बीवी किसी गहरी जाल में फंस गए हैं और उस खुश लिबास और खुशमदार शख्स की जो कैफियत मेरे सामने आई है उसने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं उसके लिए कुछ ना कुछ करूं। चुनाचा मैंने फैसला कर लिया कि अब इस सिलसिले में मुझे कदम बढ़ाना ही होगा। बाद के वाकयात क्या रहे ये दूसरी नशिस्त में बताऊंगा। फिर मैंने जाजब से उसके घर का पता मालूम किया और उसे वापस भेज दिया और दूसरे ही दिन मैंने तैयारियां करके मुकम्मल दरख्ते सफर बांधा और जाजब के घर पहुंच गया। दरवाजे पर दस्तक दी तो जाजब की बीवी ने दरवाजा खोला और मुझे देखकर बोली, फरमाइए क्या बात है? बीबी आपने पहचाना नहीं? कौन है आप? वो अजनबियत से बोली, हकीम असगर अली है हमारा नाम। क्या काम है? जाजब भैया मौजूद हैं क्या? जी हाँ हैं। जरा उन्हें बाहर भेज दें, मैंने परेशानी से कहा और वो नागवारी से मुझे देखती हुई अंदर चली गई। मुझे थोड़ी सी परेशानी का एहसास जरूर हुआ था, लेकिन ये कोई खास बात ना थी। वो बेचारी मुझे पहचान ना पाई थी। दरवाजा खुला और जाज़ब हुसैन बाहर निकल आया, लेकिन उसके मुंह से निकलने वाले अल्फाज भी हैरान कुन थे। जी फरमाइए, आप हमें पहचाने नहीं जाज़ब मियाँ? कौन है आप? आपने मेरी बीवी से भी यही अल्फाज कहे थे। वो तुर्श लहजे में बोले और मेरा मुंह हैरत से खुल गया। मियाँ, मैं असगर अली हूँ, हकीम असगर अली। यहाँ किसकी नब्ज़ देखने आए हैं? वो मज़का उड़ाने वाले लहजे में बोले। तुमने बुलाया नहीं था? मैंने उस मजाक की वजह समझ में नहीं आ रही। वजह तो मेरी समझ में भी नहीं आ रही बड़े मियाँ। क्या कुछ जादू वगैरह दिखाने आए हो? सोने के जेवरात दुगने करने हैं या जमा शुदा रकम डबल करने का खेल दिखाने आए हो? इसका मकसद है कि तुमने मेरा मजाक उड़ाया है। मुझे किसी कदर गुस्सा आने लगा। अभी कहाँ किबला, अभी चलते फिरते नजर आइए, कहीं और जाकर जादू दिखाइए। हम अब आपसे बड़े जादूगर हैं। बेहतर है अजीज नाराज ना हो, हमें ही धोखा हुआ है, खुदा हाफिज, मैंने कहा और वापसी के लिए पलट पड़ा। जाज़ब हुसैन ने जोर से दरवाजा बंद कर दिया था। मैं अजीब परेशानी के आलम में था कि कुछ समझ में नहीं आता था कि माजरा क्या है। पता भी गलत नहीं समझ सकता था क्योंकि दोनों से मुलाकात हुई थी। कौन सी बात सच थी, कौन सी गलत, फैसला करना मुश्किल था। जाज़ब हुसैन का ये मकान पक्की ईंटों से बनी एक गली में था जिसके दो ये मकानात की कतार बिखरी हुई थी। नुक्कड़ पर लैंप पोस्ट था, सामने चौड़ी सड़क थी जिस पर तांगों की आमदोरफ्त जारी थी। मैं गली में मुड़ ही रहा था कि एक तांगा ऐन उसी जगह रुका और उस उतरने वाले को देखकर मैं दंग रह गया। वो जाज़ब हुसैन था, उसी लिबास में मलबूस जिस लिबास में मैं अभी उसे देख चुका था। तांगा आगे बढ़ गया था और मैं शशदर था कि जाज़ब हुसैन ने मुझे देख लिया। हकीम साहब किबला, वो मसरूर लहजे में बोला और लपक कर मेरे पास आ गया। मैं अभी तक गोता हैरत में था, लेकिन जादब पर शक नहीं किया जा सकता था। मैंने खुद को संभाल लिया और फिर बोला, बिल्कुल दुरुस्त जगह पहुंचने में मैं आपका बड़ी बेचैनी से इंतजार कर रहा था। हैरत की वो लम्हात मैंने खुद पर से टाल लिए और मुस्कुराकर जाज़ब हुसैन से मुसाफा किया। आइए हकीम साहब, तशरीफ लाइए। कितनी देर हुई आपको? बहुत मुख्तसर वक़्त, मैंने जवाब दिया। मुझे देखकर जाज़ब हुसैन के चेहरे पर मुसर्रत की लहर दौड़ गई थी जिसे मैंने बखूबी महसूस किया। वो मुझे अपने साथ लेकर अपने घर की जानब चल पड़ा। मैंने एक लम्हे में महसूस कर लिया कि जाज़ब हुसैन का लिबास वही है जिस लिबास में मैंने अभी थोड़ी देर पहले उसे देखा था, लेकिन चेहरे में मामूली सा फ़र्क है और वो फ़र्क सिर्फ ये है कि ये जाज़ब हुसैन जो मेरे सामने था किसी कदर मुतफक्कर और पस मुर्दा नजर आता था, जबकि जिस जाज़ब हुसैन ने दरवाज़ा खोला था वो तरोताज़ा था। लेकिन मैंने जाज़ब हुसैन पर इस बात का अजहार ना किया। उसकी वजह तुम जानते हो वकार मियाँ कि इस किस्म के वाकयात मेरी जिंदगी के लिए नए नहीं थे। जाज़ब हुसैन दरवाजे पर पहुंचा, दस्तक दी और चंद लम्हात के बाद दरवाजा खुल गया। दरवाजा खोलने वाली उसकी बीवी शाहाना बेगम ही थी। वही लिबास
वही अंदाज जिसमें थोड़ी देर पहले मैंने उसे देखा था, लेकिन मियाँ भी फर्क नुमाया नजर आ रहा था। शहाना बेगम के चेहरे पर वो तरोताजगी नहीं थी जो अभी चंद लम्हात कबल मैंने देखी थी, बल्कि यहाँ भी काफी पसमुर्दगी और अज़्मलाल नजर आ रहा था। उसने मुझे सलाम किया और मैंने उसकी नजरों में शनासाई की झलकियां भी देखी। बहरतौर में अंदर दाखिल हो गया और जाज़िब हुसैन मुझे मकान के दालान में ले गया। मैंने अपने सामान का थैला रखा तो जाज़िब हुसैन बोला, हकीम साहब मुंह हाथ वगैरह धो लीजिए, शहाना चाय पिलाएंगी हम लोगों को। हाँ क्यों नहीं, शहाना ने कहा और अपनी जगह से उठकर बावर्ची खाने की जानब चली गई। जाज़िब हुसैन ने मुंह हाथ धोने की जगह बताई और उसके बाद बड़ी नियाजमंदी से तौलिया लेकर मेरे सामने खड़ा हो गया। मैंने एक गहरी निगाह देखते हुए कहा, मुलाजिम वगैरह नहीं है तुम्हारे पास? माफ करना, पहले तुम इनका तज़किरा कर चुके हो। जी हकीम साहब, अर्ज किया था ना कि कोई टिकता ही नहीं, बड़ी मुस्तदी से आते हैं और भाग जाते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि अब उनका इंतजाम कहाँ से करूं। मुंह हाथ से फारग हुआ तो वही दलान में पड़ी हुई बैत की कुर्सियों पर बैठ गया। जाज़िब हुसैन खुद भी लिबास वगैरह तब्दील करने अंदर चला गया। शहाना बेगम ने चाय के साथ कुछ और लवाजमात भी लाकर रख दिए और मेरे सामने बैठ गई। कैसी हो बेटी? ठीक हूँ हकीम साहब। मुझे पहचानती हो ना बेटी? आपको भूलने का सवाल ही नहीं पैदा होता। अच्छा क्यों? बस मैं आपका बेहद एहतराम करती हूँ। शुक्रिया बेटी। वैसे तुम कुछ मजमल नजर आ रही हो, तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है हकीम साहब, पता नहीं क्या हो गया है। उसने गहरी सांस लेकर कहा, अल्लाह ताला शिफा अता करने वाला है, वो यकीनन तुम्हें हर रोग से निजात दिला देगा। मैंने कहा और जाज़िब हसीन भी मेरे सामने आकर बैठ गया। बदकिस्मती से हम खुद को बड़ा अकेला महसूस करने लगे हैं हकीम साहब। आपके आ जाने से बड़ी रौनक का एहसास हो गया। आप सुनाइए कैसी चल रही है आपकी दुकान हिकमत? बस मियाँ, अल्लाह ताला ने रिज़्क़ का वादा किया है और वो देता है, और क्या दरकार है? मैंने जवाब दिया, भाई शहाना, हकीम साहब के लिए कोई उम्दा चीज पकनी चाहिए आज, हम तुम्हारी मदद करेंगे। देखो भाई जाज़िब हुसैन, उम्दा चीजें इतनी खा चुका हूँ कि अब मैदा इन्हें कबूल करने की हिम्मत नहीं रखता। अब बात यह है कि मुझे कोई बिल्कुल सादा सी शय खाने को दी जाए और उसमें मुझे जो फरहत होगी तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। ठीक है भाई शहाना, जैसा हकीम साहब पसंद फरमाएं। रात का खाना वाकई सादा था और उससे फरागत हासिल करने के बाद मैं जाज़िब हुसैन और शहाना से बातें करता रहा। शहाना को खास तौर से बगौर देखता रहा था। उसके अंदाज में नीम गनूदगी की सी कैफियत पाई जाती थी। बस यूं लगता था जैसे उसका दिमाग बोझल हो। बातें करते करते कुछ गुम सी हो जाती और उसकी पलकें झुकने लगती। मेरी वजह से हुलिया भी दुरुस्त कर लिया था। होंठों की खुश्क पीड़ियां बताती थीं कि वह बड़ी नकाहत महसूस करने लगी है। मैंने अभी इस सिलसिले में इससे या जाज़िब हुसैन से कोई बातचीत नहीं की थी। जाज़िब हुसैन ने मेरे लिए एक कमरा तजवीज़ कर दिया और वहां मेरा बिस्तर वगैरह बिछवा दिया गया। शहाना थक गई, इसलिए वो इजाजत लेकर आराम करने चली गई। जाज़िब अलबत्ता मेरे पास बैठ गया। वो मुसलसल सवालिया निगाहों से मुझे देख रहा था और मैं ये समझ रहा था कि वो क्या कहना चाहता है, लेकिन मैंने जानबूझकर उससे गुफ्तगू से गुरेज किया था। जब उसे सब्र ना हो सका तो उसने खुद ही कहा, हकीम साहब आपने जायजा लिया उसका? हाँ क्यों नहीं, कुछ महसूस करते हैं आप? इंशाअल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा जाज़िब हुसैन, फिक्र करने की जरूरत नहीं। बस ये है कि बाद औकात किसी मसले में खास उलझनों का सामना करना पड़ता है, लेकिन बहरतौर ये भी इम्तहान होता है और उसका इम्तिहान में पूरा उतरना ही कामयाबी की दलील है। तुम्हें हिम्मत से काम लेना चाहिए, नागहानी को टालना ही पड़ता है। अब आप आ गए हैं तो मुझे तकवीत हो गई है। मैं एक बार फिर माजरत ख्वाह हूँ हकीम साहब कि आपसे इनहराफ करके मैंने बदतरीन गलती की थी। तअज्जुब है, गुजरी हुई बातों को इस हद तक दिल में जगह नहीं देनी चाहिए जाज़िब हुसैन, और जो कुछ हुआ मुझे तो याद तक नहीं, और ना ही मेरे ख्याल में वो ऐसी अहम बात थी जिसे इतने अरसे याद रखा जाए। तुम बिला वजह हलकान हो रहे हो। कोई अंदाजा कायम किया आपने हकीम साहब? नहीं मियाँ, वक्त लगता है, वक्त लगने दो। तुम अपने मामूलात जारी रखो, मुलाजमत पर जा रहे हो। ना जाऊं तो क्या करूं हकीम साहब? जिंदगी का एक अहम पहलू ये भी है, हमारी भी यही दरख्वास्त है कि तुमसे कि अपना काम बदस्तूर अंजाम देते रहो। हमारा क्या है, मस्त मौला है, हो सकता है कुछ ज्यादा दिन पड़े रहें। नहीं हकीम साहब, मेरी इससे बड़ी खुशबख्ती और कोई नहीं हो सकती। तो फिर जाओ आराम करो, खुदावंदे आलम बेहतरी करेगा। मैंने कहा और जाज़िब हुसैन को आराम करने भेज दिया। फिर मेरे लिए इसके अलावा और क्या काम था?
कि मैं जरा इस घर का जायजा लूं। मैं सोचता रहा कि क्या सूरत हाल हो सकती है और मुझे कहां से इब्तिदा करनी चाहिए। जिस वक्त इस घर के दरवाजे पर पहुंचा था तो 2 हजरात ने मुझसे मुलाकात की थी और अब वो हजरात इस घर में मौजूद नहीं थे। कम अज कम इतना अंदाजा तो मुझे हो गया था कि और मैं बिस्तर पर लेट गया। शाहाना ने सफेद नई चादर बिछाई। कमरे में जरूरतियाती जिंदगी की अशिया मौजूद थी। एक जानब पानी की सुराही रख दी गई थी जिस पर गिलास उल्टा हुआ था ताकि अगर रात में मुझे पानी की जरूरत पेश आए तो वक्त ना हो, दिक्कत ना हो। घर सब कुछ ही मौजूद था। मैं एक एक शय का जायजा लेता रहा और रात गहरी होती चली गई। फिर उस वक्त रात के तकरीबन 12:30 बजे होंगे जब एक मदम सी मौसीकी की आवाज उभरी और ये आवाज मुझे उस घर से ही आई थी। मैं उस आवाज को सुनता रहा और उसके बाद अपनी जगह से उठ गया। फिर दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। बाहर चांदनी फैली हुई थी। पूरा घर खामोशी में डूबा हुआ था। शाहाना और जादब हुसैन के कमरे में अंधेरा था। मैं अपनी जगह रुककर मौसीकी के बारे में गौर करने लगा कि ये किस तरफ से आ रही है। मुझे सहन के एक बगली हिस्से में एक वसी दरवाजा नजर आया। पहले मैंने इस दरवाजे पर गौर नहीं किया था। मौसीकी की आवाज इस दरवाजे से उभर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और दरवाजे के करीब पहुंच गया। फिर मैंने दरवाजे को हल्का सा धकेला और ये देखकर मैं हैरान रह गया कि उधर एक वसी और अरीद अहाता फैला हुआ था। उस अहाते में घास उगी हुई थी। कहीं कहीं पर फूलों की कुंज भी नजर आ रही थी। थोड़े फासले पर एक 12 दरी की इमारत बनी हुई थी। मौसीकी की आवाजें उस इमारत की जानब से उभर रही थी। मैं आगे बढ़ता रहा और थोड़ी देर के बाद उस 12 दरी के करीब पहुंच गया। यहाँ आया तो मौसीकी की आवाजें मादूब हो गईं, लेकिन मुझे हैरत थी। जगह बहुत ही वसी थी और मुझे अंदाजा नहीं था कि इस दरवाजे की दूसरी जानब इतना वसी अहाता फैला हुआ है। पता नहीं ये जादब हुसैन के कब्जे में थी या उस दरवाजे की दूसरी तरफ से इसका कोई ताल्लुक नहीं था। 12 दरी नुमा जगह में मौसीकी की आवाज नहीं थी, लेकिन कुछ और फासले पर मैंने एक मदम सी रोशनी देखी और फिर मौसीकी की आवाजें उस तरफ से उभरी। मैं चौंक गया। मैंने संभल कर उस सिमत देखा और फिर उधर कदम बढ़ा दिए। थोड़ी देर के बाद उस जगह भी पहुंच गया जहां से ये रोशनी आ रही थी, लेकिन मेरे वहां कदम रखते ही तारीकी छा गई और मौसीकी की आवाजें भी बंद हो गई। मौसीकी की आवाजें अब उस 12 दरी नुमा जगह से उठ रही थी। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट फैल गई। मैंने इधर उधर निगाहें जमा दी। फिर मैंने इधर कुछ मदम से सायों को देखा जो इस 12 दरी में मौजूद थे। एक से ज्यादा अफराद थे। मैंने गहरी निगाहों से उनका जायजा लिया। धुंधले धुंधले सायों के अलावा कुछ और नजर नहीं आ रहा था। मैं आहिस्तगी से वापस पलट पड़ा। मुझे अंदाजा हो गया था कि क्या सूरत हाल पेश आ रही है। चुनाचा इस मौसीकी में गुम होना मुनासिब बात नहीं थी। वैसे बड़ी मधुर और मदम मौसीकी थी जो रूह की गहराई में उतरने लगी और इंसान पर सरूर की कैफियत तारी कर दे। लेकिन यही सरूर इंसान के लिए बायसे इजाब भी बन सकता था। चुनाचा मैंने खुद को इससे महफूज रखा और आहिस्ता आहिस्ता वापसी के लिए पलट पड़ा। 2 ही कदम आगे बढ़ा था कि मेरे सामने एक गड़ा आ गया। बस एक कदम आगे रखता तो यकीनी तौर पर उस गड़े में जा गिरता जो कुएं नुमा गहरा था और जिसकी गहराइयों में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने फौरन ही खुद को संभाला और एक जानब का रास्ता इख्तियार किया, लेकिन अभी चंद कदम ही आगे बढ़ा था कि फिर वैसा ही गड़ा नजर आया और अब मुझे उससे भी संभलना पड़ा। इसके बाद तो यज्ञ पात देगरे जमीन में ये गड़े नमूदार होने लगे और मुझे उनसे बच बच कर आगे बढ़ना पड़ा। जब गड़ों की तादाद काफी हो गई तो मैं अपनी जगह रुक गया और मैंने सर्द लहजे में कहा, ये सब कुछ मेरे लिए बेकार है। बात करो खुलकर, बात करो, कौन हो, क्या चाहते हो। अगर चश्मे बीना रखते हो तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा कि मैं कौन हूँ। बात करो मुझसे, मैं तुमसे बातें करना चाहता हूँ। और उसके बाद अगर कोई गड़ा नमूदार हुआ तो यूं समझ लो कि तुम सब की कब्रें इस गड़े में बन जाएंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मेरी आवाज में गर्ज पैदा हो गई थी और उसके बाद मैंने बेधड़क कदम आगे बढ़ा दिए थे और अब मेरे रास्ते में कोई गड़ा नमूदार ना हुआ। गुस्से से मेरी हालत खराब हो गई थी। ख्वाम मेरे सब्र को आजमा रहे थे। मैं आगे बढ़ता रहा और फिर उस दरवाजे के नजदीक पहुंच गया। दरवाजा खोला और वहां से निकलकर सहन में आ गया। मदम रोशनी अब भी फैली हुई थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता चलता हुआ अपने कमरे की जानब बढ़ने लगा। मैंने सूरत हाल का काफी हद तक
जायजा ले लिया था, कमरे का दरवाजा खोला और अंदर दाखिल हो गया। लेकिन ये देखकर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि मेरे बिस्तर पर सफेद चादर पर सब्ज रंग के बड़े बड़े बिच्छू डंक उठाए घूमते फिर रहे थे, और अगर मैं नादानस्तगी में इस बिस्तर पर लेट जाता तो यकीनी तौर पर मेरे जिस्म में बहुत सा जहर उतर जाता। मैं उन बिच्छुओं को देखता रहा और उसके बाद मैंने हाथ बढ़ाकर चादर के दोनों कोने पकड़े और बाकी दोनों कोनों भी पकड़कर दरवाजे से बाहर निकल आया। बाहर आकर मैंने चादर जोर से झटकी थी और फिर वापस उसे उसकी जगह बिछाकर आराम से उस पर दराज हो गया। मैंने आहिस्ता से कहा, अब मेरे आराम का वक्त हो रहा है, इसके बाद कोई हरकत ना होने पाए, सुबह को तुम सबसे मुलाकात होगी। यह कहकर मैंने दूसरी चादर ओढ़ ली। मैं बेफिक्री की नींद सो गया। मैं जानता था कि जो चादर मैंने ओढ़ी है उसमें किसी की मुदाखलत मुमकिन नहीं है। इसके बाद मैं पुरसकून नींद सो गया। दूसरी सुबह वक्ते मुकर्रर पर जागा, नमाज वगैरह से फरागत हासिल की और कमरे में बैठा कुछ पढ़ता रहा, यहाँ तक कि सूरज निकल आया। और जब मैं बाहर निकला तो जादब हुसैन और शाबहाना बेगम जाग चुके थे। बावर्ची खाने से चाय की खुशबू उठ रही थी। दोनों ने मुझे सलाम वगैरह किया और थोड़ी देर के बाद नाश्ता लगा दिया गया। नाश्ता यकीनन बाजार से लाया गया था। मैंने जादब हुसैन से कहा, भाई जादब मियाँ, तकल्लुफ के लिए मैंने पहले ही मना किया था, बेहतर है कि इसके बाद कोई तकल्लुफ ना किया जाए। जितनी मोटी झोटी खाई जाएगी उतनी ही तवानाई बरकरार रहती है। ये मुर्गन चीज़ें हमें नापसंद हैं और उम्मीद है कि हमारी दरख्वास्त कबूल कर ली जाएगी। कोई खातर मदारत ना हो, बस जो कुछ भी घर में पके वो ठीक है, बाजार से कुछ ना लाना। बेहतर हकीम साहब, जादब हुसैन ने कहा, और अब तुम तैयार होकर अपनी नौकरी पर जाओ और हमें हमारा काम करने दो। मेहमान को जहमत नहीं बनना चाहिए। मैं थोड़ी देर के लिए जाऊंगा हकीम साहब, छुट्टी ले लेता हूँ एक आध हफ्ते की। नहीं मियाँ, अब ऐसा ना करना, अपना काम जारी रखो। और फिर जादब हुसैन तैयार होकर बाहर चला गया। मैं चंद लम्हात इंतजार करता रहा और फिर उठकर उसी में चल पड़ा जहाँ रात को मैंने वो दरवाजा देखा था। मैं सहन के उस हिस्से में पहुंचा तो मुझे दरवाजे की जगह बिल्कुल सपाट नजर आई। वो छोटी सी दीवार थी और उसमें कोई दरवाजा नहीं था। दरवाजा खोलकर बाहर निकला और उस दीवार की अकबी सिमत पहुंच गया। यहाँ एक पतली सी गली बनी हुई थी जिसमें गंदा पानी बह रहा था और दूसरी सिमत छोटे छोटे मकानात बिखरे हुए थे। वो हाथा, वो बारादरी वहां मौजूद नहीं थे, ना ही घास वगैरह नजर आ रही थी। मैंने वहां से वापस पलट आया और दरवाजे के जरिए अंदर पहुंच गया। शाहाना बेगम अपने कमरे में थी। मैं अपने कमरे में आ गया और फिर मैंने अपना सामान से 4 लंबी लंबी कीलें निकाली और पत्थर का एक टुकड़ा तलाश करके वहां से निकल आया। मैंने मकान के सामने के गोशों में कीलें ठोक दी और उसके अकबी हिस्से में पहुंचकर 2 कीलें वहां लगा दी। फिर शाहाना बेगम के कमरे की जानब बढ़ गया। उसके दोनों हाथ गद्दे पर टिके हुए थे और उसकी गर्दन कुछ नीचे लटकी हुई थी। बाल बिखर कर पेशानी पर आ गए थे और उसका चेहरा आधे से ज्यादा उन बालों से ढक गया था। मैं ये कैफियत देखकर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा और बिल्कुल उसके सामने पहुंच गया और फिर मैंने उसे आवाज दी, शाहाना, और उसने अपना चेहरा उठा दिया। उसकी आंखें गहरी सुर्ख हो रही थी, होंठ अजीब अंदाज में टेढ़े टेढ़े हो गए थे, सामने के कई दांत बाहर झांक रहे थे। दफतनी उसके मुंह से जुबान बाहर निकल पड़ी और ये जुबान तकरीबन 1.5 फुट लंबी निकल आई थी। फिर उस जुबान से शाखें फूटने लगी, बिल्कुल ऐसे ही जिस तरह बारीक सांप लहरा रहे हों। ये शाखें भी लंबी से लंबी होती चली गई और मेरी जानब लपकने लगी। मैं सर्द निगाहों से उसे देख रहा था। शाहाना बेगम की उंगलियों के नाखून बढ़ गए थे और उसने दोनों हाथ सीधे कर लिए और इंतहाई हौलनाक निगाहों से मुझे घूर रही थी। मैं खामोश बैठा रहा और फिर मैंने उससे कहा, अब ये खेल तमाशा बंद कर दो, बात करो मुझसे, और यही तुम्हारे हक में बेहतर है कि मुझे अपने बारे में कुछ तफसील बताओ। तुम वापस चले जाओ। शाहाना के हलक से एक भारी आवाज निकली। नहीं मियाँ, वापस जाने के लिए तो नहीं आया, बेहतर है कि मुझसे अपना तारफ कराओ। तहारफ हासिल करना चाहते हो? शाहाना बेगम ने पूछा। हाँ, इरादा तो यही है। जवाब में शाहाना बेगम ने अपना हाथ उठाया और बिल्ली की तरह एक पंजा मेरे चेहरे पर मारने की कोशिश की, लेकिन मैंने अपना हाथ उठाकर उसकी उंगलियों में उंगलियां डाल दी और अपने हाथ की मुट्ठी बंद कर ली। शाहाना बेगम मुझसे हाथ छुड़ाने की कोशिश करती रही और वो उठकर खड़ी हो गई थी। मैंने उसका हाथ हल्का सा खम देकर मोड़ दिया और शाहाना बेगम जोर लगाती रही। मेरे होंठों पर मुस्कुराहट थी। जब वो अपनी कोशिश करके नाकाम हो गई तो उसने मुझे देखा और मैंने मुस्कुराते हुए कहा,
इस पंजा कशी से तुमने ये अंदाजा लगा लिया होगा कि मुझ पर काबू पाना आसान नहीं। कुछ बातें करो, बैठ जाओ। मैं अब भी तुम्हें शराफत से गुफ्तगू करने की दावत देता हूँ। क्या फायदा, खुद भी अजियत उठाओगे और मुझे भी उलझन में गिरफ्तार करोगे। तुम चले जाओ यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। शाहाना बेगम ने कहा, चला जाऊंगा, लेकिन तुमसे बात करने के बाद। मैं तन्हा नहीं हूँ, समझे तुम, मैं तन्हा नहीं हूँ। उसका अंदाजा तो मुझे हो चुका है कि तुम्हारा सारा कबीला यहाँ मौजूद है, मगर यह कबीला कहाँ से आया? क्या ये मुमकिन नहीं होगा कि तुम अपने किसी बड़े से मेरी बात कराओ? तुम जिंदा नहीं बचोगे। फिर वही अहमकाना बातें। मैं तुम्हें बताऊं कि मैं जिंदा बचूंगा या नहीं? मैंने कहा, और शाहाना बेगम की गर्जती बरसती रही और मेरी मुसहरी के सिमट बैठ गई थी। उसकी जुबान भी अंदर चली गई, लेकिन चेहरा वैसा ही खूनी हो रहा था और बाल बार बार पेशानी पर आ जाते थे। ठीक है, अगर तुम ये चाहते हो कि जंगो वजदल ही मुनासिब रहे तो फिर मैं बिस्मिल्लाह करता हूँ, मैंने कहा, और अपनी जगह से उठकर उस गोशे की जानब बढ़ गया जहाँ पानी नजर आ रहा था। मैंने एक गिलास में पानी उंडेला और उसमें कुछ पढ़कर दम करके शाहाना बेगम की तरफ बढ़ा। फिर मैंने कुछ दम करके पानी का गिलास उस पर उंडेल दिया। शाहाना बेगम बुरी तरह तड़पने लगी थी। मुसहरी पर तमाम चादर शिकन आलूद हो गई। काफी देर तक वो इसी तरह तड़पती रही और उसके बाद साकत हो गई। उसके जिस्म का तशन्नुज खत्म हो गया था और अब वो पुरसकून नजर आ रही थी। अलबत्ता मुझे कदमों की आहटें अपने अक्ब में दरवाजे से बाहर जाती महसूस हो रही थी। मैंने पलट कर कहा, तुम अपनी कोशिश कर लो, इसके बाद मेरा काम शुरू होगा। लेकिन ये बात ज़हन में रखना कि अगर मैं तशद्दुद पर आमादा हो गया तो फिर तुम्हें कहीं पनाह लेने ना दूंगा, समझ लिया? जवाब में दरवाजा खुला और बंद हो गया। शाहाना बेगम मेरे सामने अब भी उसी तरह नडाल पड़ी हुई थी। मैंने थोड़ा सा पानी उसकी पेशानी पर लगाया और उसके बाद इंतजार करने लगा। चंद लम्हात के बाद वो उठकर बैठ गई। उसके चेहरे पर बेपनाह थकन के आसार थे। मुझे देखकर चौंकी और फिर आहिस्ता से बोली, बस यूं ही होता है हकीम साहब, मुझ पर अचानक ही एक बोझ सा तारी हो जाता है और फिर जहन इसी तरह बोझल हो जाता है जैसे नींद आ गई हो और मैं सो जाती हूँ। हकीम साहब, क्या मेरा इलाज मुमकिन नहीं है? क्यों नहीं बेटी, अल्लाह ने चाहा तो तुम्हें मुकम्मल शिफा होगी। तुमसे कुछ बातें करना चाहता हूँ, जरा सोच समझ कर और पूरे गौर खोज के बाद जवाब देना। जी हकीम साहब। बेटी, तुम कहाँ की रहने वाली हो? मेरा ताल्लुक फतेहगढ़ से है। फतेहगढ़? हाँ, आगरा से कुछ फासले पर फतेहपुर सकरी नामी एक जगह है। फतेहपुर सकरी से थोड़े फासले पर मेरी बस्ती फतेहगढ़ मौजूद है। तुम्हारे वालदैन अब नहीं है? उसने जवाब दिया। फतेहगढ़ में कुछ अजीज रिश्तेदार हैं। जी हाँ। मसलन कौन कौन से? मेरे रिश्ते के एक ताया थे, उनकी औलादे वहां रहती हैं। मैं ज्यादा करीबी लोग नहीं हैं, बस ताया के खानदान के लोग हैं। ताया का खानदान अब तक वहीं आबाद है। तुम्हारा उनसे कभी कोई राब्ता कायम हुआ? दोबारा नहीं, कभी नहीं। पाकिस्तान आने के बाद हम लोग दोबारा कभी हिंदुस्तान नहीं जा सके। वालदैन का इंतकाल यहीं हुआ। जी। तुम फतेहगढ़ में पैदा हुई थी? जी, मैंने वहाँ अच्छा खासा वक्त गुजारा है और वहाँ की थोड़ी थोड़ी यादें अब भी मेरे जहन में मौजूद हैं। तो तुम्हारी ये कैफियत, मेरा मतलब है तुम्हारी जो तबीयत खराब हुई वो कब से हुई? ज्यादा अरसा नहीं हुआ। याद करके मुझे बताओ कि जिस दिन तुम्हारी तबीयत पहली बार बिगड़ी उस दिन क्या हुआ था? मैंने कहा और शाहाना बेगम गहरी सोच में डूब गईं और फिर उसने आहिस्ता से कहा, मुझे याद नहीं आता। आप यकीन करें हकीम साहब, कोशिश के बावजूद मुझे कुछ याद नहीं आता। खैर, परेशान होने की जरूरत नहीं। फतेहगढ़ के बारे में तुमने मुझसे कहा कि तुम्हें वहां के हालात धुंधले धुंधले याद हैं। जी, बेशक मैं छोटी थी, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं जो बचपन में ज़हन में रह जाती हैं। मसलन मैं अपने घर की शक्ल याद करती हूँ तो मुझे वो घर याद आ जाता है। एक और जगह जो मुझे बेहद पसंद थी वो राम लैला का अहाता था। राम लैला के उस अहाते में मैं अक्सर खेलती थी। कुछ जान पहचान वाले लड़के और लड़कियां थी। मेरी उनकी शक्लें भी मदम मदम याद हैं और फिर अब तो मुझे अपने खानदान वाले की सूरतें भी याद नहीं, क्योंकि अब तो एक अरसा गुजर चुका है। सब में तब्दीलियां पैदा हो गई होंगी। उन लोगों से तुम्हारा कभी कोई राब्ता नहीं रहा? नहीं हकीम साहब, सब देहाती किस्म के लोग हैं, खतो किताबत भी नहीं कर सके बेचारे। और फिर चौंका तवील अरसे से उनसे राब्ता टूट चुका है, इसलिए बस उनका तस्वर ही रह गया है जहन में। शक्लें तक भूल चुकी हूँ। जादब हुसैन को यह बात मालूम है कि तुम फतेहगढ़ की रहने वाली हो? उन्हें क्यों ना मालूम होगा? हाँ, मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया था। अब तुम ये बताओ, कभी तुम्हारा दिल फतेहगढ़ जाने को नहीं चाहता? कभी सोचा ही नहीं? जादब बहुत अच्छे इंसान हैं। उनके साथ जिंदगी इतनी पुरसकून गुजरी कि उन्होंने हर शय भुला दी, वरना बड़ी तन्हाई महसूस करती थी। अब तो कोई ख्याल ही जहन में नहीं आता। इस बीमारी ने परेशान कर रखा है।
वरना हम लोग बड़ी अच्छी और पुरसकून जिंदगी गुजार रहे थे और उस जिंदगी में हमें कोई उलझन नहीं थी। तुम्हें जो शक्लें याद आती हैं, मेरा मतलब है जो कुछ तुम्हारे साथ वहां गुजरी, उसके कुछ मदहम खाके तुम्हारे जहन में हैं। नहीं हकीम साहब, कभी याद भी नहीं किया और ना ही कभी इसकी जरूरत पेश आई। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि एक बार फतेहगढ़ का चक्कर लगा लो तो क्या तुम खुशी से वहां जाना पसंद करोगी? अब तो बीमार ही हूं। एक बार बात हुई थी जाज़िब हुसैन से। आगरा होश की आलम में देखने का बहुत शौक है मुझे। तारीखी इमारतें मेरा दिलचस्प तरीन मौजू रही हैं। यहाँ भी मैंने बहुत कुछ देखा है, लेकिन कभी बात ही नहीं हुई इस सिलसिले में, और अब तो ये बहुत मुश्किल है। ठीक है शाहाना बेगम, एक बात मैं तुमसे कहूँगा बेटे, हर बीमारी का इलाज खुदावंदे आलम ने जरूर पैदा किया है। अगर इलाज मुमकिन ना होता तो बीमारी भी ना होती। इसलिए हौसला रखना और कभी बददिल ना होना। जी हकीम साहब, लेकिन अब जिस्म साथ नहीं देता। ना जाने क्या हो गया है मुझे। शहाना की आंखों से आंसू निकल पड़े और मैंने उसके सर पर हाथ फेरकर उसे तसल्लियां दी। उसके बाद मेरे लिए यह जरूरी था कि मैं उसके सिलसिले में काम शुरू कर दूं। उनमें से कुछ मेरे रास्ते में आए थे, उन्होंने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की और उसी तरह उन्होंने खुद ही अपने राज का इजहार कर दिया था। लेकिन वो कौन थे, क्या थे, ये कहानी जानना मेरे लिए जरूरी था। चुनाचा उस रात मैंने उस सिलसिले में काम करने का फैसला कर लिया और जब जाज़िब हुसैन के साथ रात के खाना वगैरह से फारग हुआ तो मैंने उससे कहा कि आज मैं जल्दी सोना चाहता हूँ, मेरी नींद में किसी सूरत में मुदाखलत ना की जाए। कमरा बंद कर लेने के बाद मैंने कुछ इंतजामात किए और उसके बाद मुराकबे में बैठ गया। मैं मालूम करना चाहता था कि शहाना के साथ क्या वाकयात पेश आए हैं, उसकी यह कैफियत कैसे हुई और वाकार मियाँ मेरा काम जारी हो गया। एक सवाल करना चाहता हूँ हकीम साहब, मैंने दरमियान में दखल दिया। जरूर कहो। किबला हकीम साहब, मैं चाहता हूं कि किसी मसले के हल के लिए आपको कोई मुश्किल दरपेश नहीं होती। आपके मुवक्किल आपको सब कुछ बता देते हैं। फिर शहाना के सिलसिले में आपने ये तगोदो क्यों की? अपने मुवक्किलों से क्यों ना मालूम कर लिया? इसमें एक रमज है वकार मियाँ, यकीनन होगा मेरी नाकस अकल में ये बात आई तो मैंने आपसे सवाल कर लिया। जवाब जरूरी है। हकीम साहब मुस्कुराए। ये आप पर मुनहसर है। अगर मैं जवाब ना दूं तो मैं यही समझूंगा कि इसमें भी कोई रमज है, मैंने मुस्कुराते हुए कहा। और हकीम साहब किसी सोच में गुम हो गए और फिर बोले, मियाँ इल्म बड़ी मेहनत तलब चीज है और जब ये हासिल हो जाता है उसके बाद बड़ी जिम्मेदारियां आ पड़ती हैं। तुम एक जायदाद बनाते हो, उसे बरकरार रखने के लिए तुम्हें तरह तरह के टैक्स अदा करने पड़ते हैं, प्रॉपर्टी टैक्स, सीवरेज टैक्स और वाटर टैक्स वगैरह। जी बेशक, इल्म भी एक जागीर है। एक जाहल और तालीम याफ्ता आदमी में यही फर्क होता है। तालीम याफ्ता पर यह जिम्मेदारी आयद होती है कि वो जाहल के सामने नरम रहे और पढ़े लिखे होने का सबूत दे। वो तो जो कुछ कह रहा है या कर रहा है अदम वाकफियत की बिना पर कह रहा है, लेकिन तुम या इल्म हो इससे ज्यादा जानने वाले, ये फर्क तुम पर आयद होता है कि तुम उस इल्म का खराज अदा करो जो तुम्हें हासिल है। जी हकीम साहब, बात कुछ आगे निकल गई है, मैं उसे मुख्तसर करता हूँ। हमें उस जागीर का टैक्स अदा करना पड़ता है। अब उसकी शक्ल क्या है इस बात को जाने दो। यूं समझ लो कि मुवक्किलों के जरिए काम इस वक्त मुनासिब होता है जब बात अपनी जदोजहद के दायरे से निकल जाए। गैर जरूरी तौर पर उन्हें इस्तेमाल करना जायज नहीं होता। पहले अपनी मेहनत से काम लिया जाए, अगर मजबूरी हो तो फिर दूसरे सहारे लेने पड़ते हैं। जी मैं समझ गया, मैंने कहा और हकीम साहब मुस्कुराने लगे और फिर बोले, मैं मालूमात हासिल कर रहा था और मुझे हैरत हो रही थी कि यह कहानी इतनी मुख्तसर नहीं थी जितनी मैं समझा था। ये तो एक ऐसा तवील और पेचीदा सिलसिला था कि मेरे हवास गुम होने लगे। आधी रात से ज्यादा गुजर गई और मैं दरियाए हैरत में गोते लगाता रहा। कहानी के ताने बाने मुझे उलझाए रहे। मैंने बड़ा काम हाथ में ले लिया था, लेकिन अब यह शान मर्दानगी के खिलाफ था कि मैं उसे अधूरा छोड़ देता। फिर यह कहानी मुझ तक पहुंची थी और उसकी वजह कुछ न कुछ जरूर थी। ये फर्ज मुझे सौंपा गया था और इससे कोताही जुर्म थी। मैं इस इंकिशाफात में घिरा रहा और बकिया रात बिस्तर पर जरूर गुजरी थी, लेकिन मेरा जहन उन्हीं उलझनों का शिकार था। दूसरी सुबह मामूल के मुताबिक थी। नाश्ते पर मैंने जाज़िब हुसैन को देखा और देखता रहा। ये शख्स बेचारा खासी मुसीबतों का शिकार हो गया था और उसे देखकर भी रहम आता था। मैं ये सोच रहा था कि जाज़िब हुसैन इतनी हिम्मत और मेहनत का सबूत दे सकेगा या नहीं जितनी दरकार थी। बज़ाहिर एक पुरसकून जिंदगी का मालिक शख्स था और उसकी जिंदगी में जो हलचल पैदा हुई थी उसे झीलने के काबिल नजर नहीं आता था। गर्ज ये कि सारे सिलसिले मेरे लिए काफी परेशान कुन थे, लेकिन कम
अज कम उनसे बददिल नहीं था और जो कुछ भी गुजरती उसके लिए तैयार था। ताहम मैं ये सोच रहा था कि जादब हुसैन से इसके बारे में कैसे गुफ्तगू करूं। चौंका मैंने उसे हदायत कर दी थी कि वह अपनी मुलाजमत पर जाता रहे और उसकी मौजूदगी जरूरी नहीं है। फिर वो मुझ पर इतना एतमाद करता था कि उसने मजीद कुछ सोचना ही छोड़ दिया। इसलिए उस बेचारे को कम अज कम एक आध दिन में किसी उलझावे का शिकार नहीं करना चाहता था। जब वो चला गया तो मैंने अपना अमल शुरू करने का फैसला कर लिया। इस वक्त शहाना काफी बेहतर हालत में नजर आ रही थी। उसने लिबास भी तब्दील किया था, बाल संवारे थे और मैं उसकी आंखों में आंखें दाग देखकर ये अंदाजा लगा चुका था कि वो किसी जहनी दबाव का शिकार नहीं है। मैंने उसे मोहब्बत से आवाज दी और वो मेरे करीब आकर बैठ गई। शहाना कलमा पढ़ो, मैंने उससे कहा और उसने कलमा पढ़ लिया। तुम इस वक्त क्या महसूस कर रही हो? हकीम साहब, तबीयत अंदर से काफी बेहतर है। शहाना, काफी अरसा कबल तुम किसी किस्म के ख्वाब देखती रही हो, ख्वाब, ऐसे ख्वाब जो तुम्हें मुसलसल नजर आते रहे हों। ये बात तो बहुत पुरानी है हकीम साहब कि मुझे अजीबोगरीब ख्वाब नजर आते रहते हैं। कुछ याद हैं कैसे ख्वाब थे वो? अमूमन मैंने जो ख्वाब सबसे ज्यादा देखा वो एक वसी अरीज अहाते का ख्वाब था, जिसमें जगह जगह फूल खिले होते हैं। एक बारादरी नमा जुगा जगह होती है जहाँ से मौसीकी की मदम मदम आवाजें उभरती हैं और मुझे कुछ सूरतें नजर आती हैं। उन सूरतों का तयन करके मुझे बताओ। मैं समझी नहीं हकीम साहब। मेरा मतलब है कि वो सूरतें क्या क्या होती हैं, इस वक्त तो मुझे बिल्कुल याद नहीं आ रहा। गौर करो शहाना बेटे, मैंने कहा और वो आंखें बंद के गौर करने लगी। फिर उसने आहिस्ता आहिस्ता कहना शुरू किया। एक उधेड़ उम्र आदमी है, धोती और कुर्ता पहने हुए है, माथे पर तिलक लगा हुआ है। दो नौजवान लड़के हैं, एक लड़की है और दफतन उसके जहन को एक झटका सा लगा और उसने आंखें खोल दी। लेकिन अब उन आंखों में सुर्खी लहरा रही थी और रफ्ता रफ्ता उसकी कैफियत बिगड़ती जा रही थी। फिर उसकी खौनख्वार आवाज सुनाई दी। हकीम असगर अली, क्यों अपनी जिंदगी के गाहक बने हो? हम पुरअमन हैं, पुरअमन रहना चाहते हैं। हमारा जो कुछ है हमें मिल जाए तो यूं समझ लो हमारा किसी से झगड़ा नहीं है। लेकिन तुम हमें मजबूर कर रहे हो कि हम कुछ करके दिखाएं। तुमने अभी देखा, इसने कलमा पढ़ा, वो एक मुसलमान लड़की है और मुसलमान लड़की के साथ कोई सख्ती मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी मुसलमान हैं, जानता हूँ, लेकिन मुसलमान का मुसलमान को नुकसान पहुंचाना क्या मायने रखता है? ये तो तुमने अजीब बात कही। हमारी चीज है, हमें ना मिले तो क्या हम एहतजाज भी नहीं करेंगे? तुम जानते हो वो तुम्हारी चीज नहीं थी और तुम तक उसका पहुंचना मुश्किल था। हमारे साथ धोखा हुआ है। नहीं, गलत फहमियां कहो, गलत फहमियां। तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम हमारे रास्ते से हट जाओ हकीम साहब। हम तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहते, लेकिन तुम हमें अगर मजबूर करोगे तो फिर हम जो कुछ भी हमसे बन पड़ेगा कर लेंगे। देखो भाई, जंगे वजदल तो मुझे भी पसंद नहीं, लेकिन ये जरूरी है। एक शादीशुदा खातून जो अपने शोहर के साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रही है, उसे तुम्हारी मुसीबतों का शिकार होकर कैसी कैसी अज़ियतें भुगतनी पड़ रही हैं। बेहतर है कि तुम इसका पीछा छोड़ दो। ये कभी नहीं हो सकता हकीम असगर अली। होगा और जरूर होगा। ठीक है, अगर ये बात कहते हो तो तुम ये ना समझना कि हम दयारे गैर में हैं। हम अभी अपना बंदोबस्त कर लेंगे। मैंने एक दोस्ताना पेशकश की तुम्हें, जो तुमने नामंजूर कर दी, और अब इसके बाद झगड़े के अलावा और क्या रह जाता है? ठीक है हकीम असगर अली, तो फिर आ जाओ मुकाबले पर। जो होगा दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। मान लो मियाँ, मान लो हमारी बात, हमसे झगड़ा ना करो। हम दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते हैं। एक ही सूरत है इसकी हकीम असगर अली, इसे इसके हाल पर छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। हम जाने के लिए नहीं आए, बाकी तुम्हारी मर्जी है, मैंने कहा और उसके बाद खामोशी छा गई। शहाना की कैफियत मोतदिल होती चली गई थी और फिर उसने दफतन दोबारा आंखें बंद कर ली और फिर वो आहिस्ता से बोली, मुझे कुछ और याद नहीं आता हकीम साहब। कोई बात नहीं बेटे, कोई बात नहीं, आराम करो, मैंने कहा। और उसी रात जादब हुसैन से मैंने कोई तफसीली गुफ्तगू की। जादब हुसैन, तुम्हारी जिंदगी तो बहुत खुशगवार गुजरी होगी। मैं समझा नहीं हकीम साहब। मेरा मतलब है माजी में जो कुछ अज़ियतें तुमने उठाई, उसके बाद अभी एक जिंदगी हासिल करके तुम्हें वो अज़ियतें याद भी ना रही होंगी। यही तो दुख है हकीम साहब। शहाना इतनी अच्छी बीवी है कि मैं बयान नहीं कर सकता। हम लोग अपनी जात में खुश थे और उस वक्त तक मुझे कोई परेशानी नहीं थी जब तक शहाना की यह कैफियत नहीं पेश आई थी। जादब हुसैन, अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि शहाना को छोड़ दो तो क्या तुम्हारे लिए मुमकिन होगा? जवाब में जादब हुसैन की आंखों से आंसू निकल पड़े। फिर उसने आहिस्ता से कहा, हकीम साहब, जिंदगी में उलट फेर आ ही जाती है और बाद औकात कोई बात
इंसान के बस से बाहर हो जाए तो वो मौत की आगोश में पनाह ले लेता है। मौत ही हमारा आखिरी सहारा है और हम इस बात से पुरसकून होते हैं कि जब कुछ ना बन पड़ा तो बिल आखिर अपनी उन तारीकियों में गुम हो जाएंगे जहां का सफर तय करके हम यहां तक पहुंचे थे, और ये सबसे आखिरी सहारा होता है। अगर कोई मुश्किल पेश आ जाए तो उसका मुकाबला करना ज्यादा बेहतर होता है। आपकी क्या राय है? निहायत मुनासिब बात है, लेकिन बाद मामलात में इतनी मेहनत करना पड़ जाती है कि इंसान उकता जाता है उस मेहनत से, और शाहाना के मसले में तुम्हें इतनी ही मेहनत करनी होगी। जादब हुसैन, बात छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी है। क्या तुम वो सब कुछ कर सकोगे? हकीम साहब, शाहाना से जिंदगी भर का साथ निभाने का वादा किया था और उसकी जात का कोई ऐसा मरहला दरपेश है तो फिर ये साथ तो हम तो जिंदगी भर ही निभाएंगे, चाहे उसके लिए कितनी ही मुश्किलात पैदा हो जाएं। साबित कदम रहोगे? हाँ हकीम साहब, अब जिंदगी गुजरेगी तो साथ ही गुजरेगी, वरना अब कुछ और बाकी नहीं रह जाता, जादब हुसैन ने कहा और फिर बोला, लेकिन हकीम साहब किस्सा क्या है, कुछ मुझे बताइए तो सही। नहीं जादब हुसैन, कोई किस्सा नहीं है, और जो किस्सा वो खुद ब खुद सामने आएगा। हमारे लिए कुछ बताना मुमकिन नहीं है। बहरतौर देखो, हम कोशिश कर रहे हैं कि मामला तय हो जाएं, मुज़ाकरात ही से काम चल जाए, लेकिन कुछ लोग सरकशी पर आमादा हैं, और अगर वो सरकशी ही रहे तो फिर बात तवील हो जाएगी। आप इत्मीनान रखिए, मैं आपको कभी पीछे हटता हुआ महसूस नहीं होगा, जादब हुसैन ने कहा, और मैंने उसके लहजे का अज़म महसूस कर लिया। उसके बाद वकार मियाँ मामला चलते रहे। शाहाना की हालत काफी बेहतर हो गई। 2 दिन और उसके बाद 3 दिन गुजर गए और शाहाना पर किसी किस्म की कोई कैफियत तारी ना हुई। मैं भी घर का माहौल काफी पुरसकून महसूस कर रहा था, लेकिन एक रात कुछ गड़बड़ हो गई। जादब हुसैन सुबह को सोकर उठा तो उसने शाहाना को तलाश किया, लेकिन शाहाना वहां मौजूद नहीं थी। जादब हुसैन इधर उधर देखता रहा और उसके बाद परेशान हो गया, और फिर उसने मुझे बताया कि शाहाना मौजूद नहीं है। मैंने भी उस मुख्तसर से घर में उसे तलाश किया, शाहाना यहाँ मौजूद नहीं थी। जादब हुसैन बहुत सी उलझ गया और अब क्या करना चाहिए उसने मुझसे सवाल किया, और मैं पुरख्याल अंदाज में गर्दन हिलाने लगा। फिर मैंने उससे कहा, वो पुराना मकान कहाँ है जहाँ तुम पहले रहते थे? उसके लिए तो हमें काफी फासला तय करना होगा, मगर क्यों? वहीं चलना है। जादब हुसैन एक निगाह मुझे देखा, उसके मुझसे काफी अकीदत हो गई थी, चुनाचा वो फौरन ही तैयार हो गया और बहरतौर हम ये सफर तय करके वहां पहुंच गए जहां पर जादब हुसैन का पुराना मकान था। पुराना मकान खाली पड़ा हुआ था, दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मैंने ये ताला देखा तो फिर फौरन जादब हुसैन से कहा, तोड़ना पड़ेगा इसे। मगर हकीम साहब, मेरा अब इस घर से कोई वास्ता नहीं है, क्या एक घर का ताला तोड़ना मुनासिब होगा? मैं तोड़े देता हूँ, मैंने कहा और ताले पर हाथ रख दिया। कोई दिक्कत पेश नहीं आई और ताला टूट गया। मैंने दरवाजा खोला और हम लोग अंदर दाखिल हो गए। मकान साए साए कर रहा था, लेकिन उसके एक कमरे का दरवाजा खुला हुआ था और मेरा रुख उसी कमरे के दरवाजे की जानब था, और जादब हुसैन अभी मेरे साथ मौजूद था। हम दोनों इस दरवाजे से अंदर दाखिल हुए और जो कुछ हुआ मेरी तवक्का के मुताबिक ही था। शाहाना एक मुसहरी पर बैठी हुई थी, उसने नया लिबास पहना हुआ था, उसके चेहरे पर काफी बशाशत नजर आई। हमें देखकर अलबत्ता वो चौंक पड़ी और फिर उसकी निगाहों में खौनख्वार कैफियत पैदा हो गई। उसने आहिस्ता से कहा, तुम लोग यहाँ भी आ गए? शाहाना तुम क्यों चली आई? जादब हुसैन बेख्तियार आगे बढ़ता हुआ बोला और मेरे मना करने के बावजूद शाहाना के करीब पहुंच गया। बताओ तुम यहाँ क्यों आई? उसने शाहाना का बाजू पकड़कर किसी कदर गुस्सीले लहजे में कहा, लेकिन जवाब में शाहाना का घोंसा उसके जबड़े पर पड़ा और इतनी जोर से पड़ा कि वह उछलकर मेरे ऊपर आ गिरा। मैंने उसे संभाला और फिर आहिस्ता से बोला, मैं तुम्हें मना कर रहा था जादब, ऐसी बात मत करो, ये मैं आज इसे ठीक कर दूंगा। ये उसने आखिर घर से कदम बाहर क्यों निकाला? जादब हुसैन बेकाबू होकर आगे बढ़ा और बेमुश्किल मैंने उसे पकड़ा और फिर मैंने शाहाना से कहा, शाहाना तुम यहाँ क्यों आ गई? मैं अब उस घर में नहीं रहना चाहती, शाहाना ने सर्द लहजे में कहा। क्यों नहीं रहना चाहती? जादब हुसैन गुर्राया। मियाँ तुम चुप रहो, तुम बात कर लो या फिर मुझे बात कर लेने दो, मैंने गुस्सीले अंदाज में कहा। मैं अंदाजा लगा चुका था कि शाहाना इस वक्त अपनी असल आवाज में जरूर बोल रही है, लेकिन असल शख्सियत में नहीं, और जादब हुसैन की कोई भी कोशिश उसे नुकसान पहुंचा सकती है। चुनाचा मैंने फिर कहा, शाहाना तुम्हें वापस जाना होगा। नहीं, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मैं इससे तलाक लेना चाहती हूँ। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं, जाहिर है तुम्हें तलाक नहीं दी जाएगी। तलाक नहीं दोगे तो इससे क्या फर्क पड़ता है? तुम मुझे जबरदस्ती भी ले जा नहीं सकते, हम तुम्हें जबरदस्ती नहीं ले जाएंगे, लेकिन 1 घंटे के अंदर अंदर तुम्हें वापस वहां पहुंच जाना है। मैं नहीं जाऊंगी।
बेहतर है कि तुम वापस पहुंच जाओ, वरना इसके बाद मैं सख्ती पर मजबूर हो जाऊंगा। आओ जादब हुसैन, हम चलते हैं, मैंने कहा और वापसी के लिए पलट पड़ा। अब मुझे इजाजत दें हकीम साहब, मैं इसे जबरदस्ती ले जाऊंगा। जादब हुसैन, सुन लिया करो, जो कुछ कहा जाए वो सुन लिया करो, बेटे आ जाओ, मैंने कहा और जादब मुझे तअज्जुब से देखने लगा। फिर एकदम संभल कर बोला, जी ठीक है। मैं जादब को लेकर वापस चल पड़ा और हमारा वापसी का सफर भी इतना ही तवील था। हालांकि शाहाना से मैंने 1 घंटे में वापस पहुंचने के लिए कहा था, लेकिन खुद हमें अपने ठिकाने पर पहुंचने में काफी वक्त लग गया। अलबत्ता जब हम अपने घर में दाखिल हुए तो शाहाना वहां मौजूद थी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और मैंने आहिस्ता से कहा, तुम आ गई? हाँ आ गई हूँ, लेकिन जाने के लिए, और उसके बाद अगर मेरे साथ सख्ती की गई तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होगा। आराम करो, एक बार फिर मैं तुम्हें हदायत करता हूँ कि बाद आ जाओ, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाना नहीं चाहता। अब तुम कुछ भी करो हकीम साहब, मैं यहाँ रहूंगी नहीं। लेकिन शाहाना, क्यों? आखिर क्यों? तुम बिल्कुल बकवास ना करो जादब हुसैन, शाहाना ने जादब हुसैन से कहा और अजीब सी निगाहों से मुझे देखने लगा। मैंने उसके शाने पर हाथ रखते हुए कहा, जादब हुसैन, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। जादब हुसैन इसके बाद खामोश हो गया। हम शाहाना को उसके कमरे में छोड़कर दूसरे कमरे में आ गए। ये वो कमरा था जहां मैंने रिहाइश इख्तियार की हुई थी और जादब हुसैन मगमूम सा मेरे सामने सर झुकाकर बैठ गया। देखो मियाँ, बाद चीजों के लिए हदायत होती है कि उन्हें दूसरों पर आश्कारा ना किया जाए, लेकिन तुम इस हद तक जज्बाती हो रहे हो कि मैं मजबूर हो गया हूँ। सुनो जादब हुसैन, शाहाना कुछ असरात में है, कुछ ऐसे लोगों के ज़ेरे तहत है जो उस पर काबू पाने के लिए कोशा हैं। वो तुम्हारे खिलाफ जो कुछ भी कहती है वो अपनी जुबान से नहीं कहती, बल्कि दूसरों की जुबान में बोलती है। इस बात को तुम ज़हन में रखना कि वो दिल में तुमसे बेपनाह मोहब्बत रखती है, लेकिन जब कोई उस पर असर अंदाज हो जाता है तो फिर वो ऑल फॉल बकने पर मजबूर होती है। उसकी किसी बात पर दिल में मैल ना लाना, क्योंकि ये उनकी कामयाबी होगी। कौन है लोग हैं वो? जादब मुतरहिना अंदाज में बोला। अब ये भी बताऊं मैं तुम्हें? मगर हकीम साहब, हाँ जादब मियाँ, बस इतना कह देना काफी है कि वो कुछ असरात में है और कोई उसे इस हद तक मजबूर कर चुका है। जादब मेरा चेहरा देखता रहा। उसके चेहरे पर खौफ के आसार उभर आए और फिर उसने कहा, हकीम साहब, क्या मैं इन हालात से निमट सकता हूँ? मैं जो हूँ तुम्हारे साथ। हकीम साहब, वो मेरे कदमों पर झुक गया और मैंने उसे शानों से पकड़कर उठाते हुए कहा, देखो जादब मियाँ, बार बार मुझसे ये बात ना खुलवाओ, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। यूं समझ लो कि मैंने तुमसे जो कुछ कहा वो गलत नहीं है। बात हमारे बस की नहीं है, हमें उसके लिए बहुत जद्दोजहद करना होगी। वो मुझसे तलाक मांग रही है, वो नहीं मांग रही, कोई उसकी जुबान में बोल रहा है। तुमसे कभी बददिल मुझसे मत होना, आखिरी वक्त तक कोशिश करना। वो सिर्फ तुमसे मोहब्बत करती है और कोई उसके जहन में नहीं है। जादब हुसैन खामोश हो गया और उसके बाद मामूलात फिर उसी कैफियत में चलने लगे, यहाँ तक कि मेरी यहाँ की आमद के 8वें दिन एक आखिरी वाकया पेश आ गया। यानी शाहाना एक बार फिर गायब हो गई और मैंने अब इस सिलसिले में मालूमात हासिल की तो पता चला कि वो यहाँ नहीं है, ना ही उस पुराने घर में है और ना ही इस शहर में। मैं समझ गया कि शाहाना कहाँ गई होगी। जादब हुसैन परेशानी से दीवाना हो रहा था। मैंने उसे तसल्ली देते हुए कहा, जादब हुसैन, अब तुम्हें सब्र से काम लेना होगा। शाहाना अब आसानी से हमारे हाथ नहीं आएगी। हकीम साहब, मैं समझा नहीं। वो काफी दूर गई है, यहाँ से इतनी दूर कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मगर कहाँ? अगर मैं तुमसे कहूँ कि वो हिंदुस्तान चली गई तो क्या तुम मेरी बात पर यकीन कर लोगे? ज्यादा कम हैरत से खुले का खुला रह गया और वो भर्राए हुए लहजे में बोला, हिंदुस्तान? हाँ हिंदुस्तान, मगर कैसे? क्यों? अब इन बातों को जाने दो मियाँ, तुम्हें हिंदुस्तान जाने का बंदोबस्त करना है। जादब हुसैन बिलक बिलक कर रो पड़ा और मैंने उसे रोने दिया। जब रो रो कर उसकी तबीयत हल्कान हो गई तो उसने कहा, हकीम साहब, आखिर मुझ पर ये क़यामतें क्यों टूट रही हैं? क्या गुनाह किया है मैंने? मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन बहर तौर तुम्हें तैयारियां कर लेनी चाहिए। मैं जा रहा हूँ, मेरे पास आ जाना तुम तैयारियां करके। लेकिन हमें कहाँ जाना होगा? उसने सवाल किया। आगरा, मैंने जवाब दिया और जादब हुसैन परेशान निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर एक ठंडी सांस लेकर बोला, जो हुक्म आपका हकीम साहब, जो हुक्म। तुम्हें मियाँ बददिल होने की जरूरत नहीं है, हिम्मत से काम लेना होता है। जिंदगी इसी ऊंच नीच का नाम है। हम सीधे और सपाट रास्तों पर ही चलते रहें तो हमें जिंदगी के बीचों खाम कैसे मालूम हो? यही कानून कुदरत है और इसी से जिंदगी की कीमत का एहसास होता है। हकीम साहब, ये सब कुछ मेरी बसात से बाहर है। मैं बहुत कमजोर हूँ हकीम साहब, ये इम्तिहान मुश्किल। ना मियाँ ना, कभी ये ना सोचना। मगर हकीम साहब, ऐसा कभी नहीं होता। हर वजूद की कुव्वत बर्दाश्त मुतमिन के इल्म में होती है, वो कभी उसकी कुव्वत से ज्यादा बोझ नहीं डालता।
हकीम साहब, मेरी हिम्मत पस्त होती जा रही है। यही हौसले का वक्त है, इससे तुम्हारी जिंदगी भर का साथ है। तुमने इसे हर मुश्किल में साथ निभाने का कौल दिया है, अब इस मुश्किल में उसका साथ छोड़ दोगे? कभी नहीं हकीम साहब, कभी नहीं। तो फिर हिम्मत का सबूत दो। एक बात तो बता दे मुझे, पूछो, हिंदुस्तान जाने का फैसला क्यों किया है आपने? तुम्हारी मुश्किल वहीं से शुरू हुई है, वो कहाँ है? शायद वहां जहां मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ। मेरी अक्ल काम नहीं कर रही, मैं भी तो तुम्हारे साथ हूँ। हकीम साहब, आप भी मेरे साथ चलेंगे? दोस्ती की है तो निभानी ही पड़ेगी। गोया आप भी, वो किसी कदर खुश होकर बोला। हम साथ छोड़ने वालों में से नहीं है मियाँ। जादब हुसैन हर लम्हा तुम्हारा साथ रहेंगे, तुम्हें इत्मीनान रखना चाहिए, मैंने मुस्कुराकर कहा। अब मुझे इत्मीनान है। मैंने जादब हुसैन को मजीद कुछ हदायत दी और फिर वापस आ गया। अहलिया ने बताया कि सब हालात दुरुस्त हैं और कोई ऐसी मुश्किल नहीं जो बाइस परेशानी हो। कुछ अरसा के लिए गैर हाजिरी हो जाएगी। कहाँ जा रहे हो? शायद हिंदुस्तान जाना पड़े। वापसी कितने अरसे में हो जाएगी? मुद्दत गैर मुअय्यना है। हाँ, अगर आप भी चलना पसंद करें तो आपको बहूर पहुंचा दूंगा। और तय यही पाया कि अहलिया को भी साथ ले जाया जाए और बाकी काम इत्मीनान से किया जाए। कुछ और जिम्मेदारियां भी थी जिन्हें पूरा करना था, उसका इंतजाम कर दिया गया। वो क्या हकीम साहब? क्या मतलब वकार मियाँ? मेरा मतलब है कि क्या इंतजामात किए? बस कुछ हो गया ऐसा कि मरीजों के लिए दवा दारू जारी रहे और खुदा के फजल से इसमें दिक्कत ना हुई। इस दौरान अपने लिए भी कुछ इंतजामात करने पड़े थे। अहलिया अगर साथ ना जाती तो शायद कुछ आसानियां हो जाती, लेकिन हालात बता रहे थे मुझे काफी अरसा वहां सिर्फ करना पड़ेगा और इस दौरान बिला वजह अहलिया परेशान होगी। अच्छा है बजनूर, मैं वो अपने अजीजों अकारब से भी मुलाकात कर लूंगी जो वहां मौजूद थे। और अब मुझे जादब हुसैन का इंतजार था। बेचारा एक दिन मुक्त सिरसा सामान के साथ पहुंच गया। पहले से भी नडाल हो गया था, हिम्मत से काम लेकर गाड़ी के आगे बढ़ा रहा, लेकिन मुझे अंदाजा था कि उसके दिल पर क्या बीत रही है। गर्द के जादब हुसैन तो अपनी तैयारियां तो मुकम्मल करके ही आया था। मैंने भी उससे कहा कि मैं तैयार हूं और अपना प्रोग्राम भी उसे बता दिया। चुनाचा हम तीनों चल पड़े। तय ये किया गया कि पहले बजनूर का रुख किया जाएगा और उसके बाद मैं जादब हुसैन के साथ आगरा पहुंच जाऊंगा। और जादब हुसैन इस दौरान और भी मालूमात हासिल की थी और पता चला कि शाहाना बेगम का कोई निशान नहीं मिल सका, वो बिल्कुल ही गायब हो गई है। जादब हुसैन अलबत्ता बहुत परेशान था और मेरे ख्याल में उसे परेशान होना ही चाहिए था, क्योंकि वो गुमगू के आलम में था। इतना सफीर तय कर रहा था वो, लेकिन सिर्फ मेरे इशारे पर। और ये बात यकीनन किसी जीरो होटल को हजम नहीं होती कि अचानक उसकी बीवी घर से गुम होकर इतने फासले पर पहुंच गई। खैर, सफर जारी रहा और उसके बाद हम तमाम कानूनी मराहल से गुजरते हुए बजनूर पहुंच गए। यहाँ वही कदीम रवायात नजर आती थीं और अहलिया के अहले खानदान हमें देखकर इंतहाई हद तक खुश हो गए थे। बड़ी आओ भगत की गई, तमाम मोहब्बतें और मरवतें जिंदा थीं और एक मसाली सूरत में सामने आई थी। चंद रोज यहाँ गुजारने के बाद मैंने उनसे माजरत की और कहा कि मैं कुछ अरसे के लिए कहीं और जा रहा हूँ। हम वहां से रुखसत होकर आगरा के लिए चल पड़े और बिल्कुल ही मुख्तलिफ सफर तय करके बिल आखिर आगरा पहुंच गए। रास्ते में कोई ऐसा वाकया पेश नहीं आया जो काबिल जिक्र होता। मेरे साथ एक गमजदा आदमी था जिसके बाद जरूरत की गुफ्तगू हो जाती थी। मसलन मैंने मालूम किया कि जादब हुसैन फतेहगढ़ में शाहाना बेगम के अजीजों अकारब से वाकिफ है, तो उसने फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कहा कि वो फतेहगढ़ की सूरत ही पहली बार देखेगा, उसे भला उनके बारे में क्या मालूम हो सकता है। अलबत्ता उसके जरिए मुझे उस खानदान के बारे में तमाम तफसीलात मालूम हो गई थीं और ये तफसीलात भी उस बेचारी को शाहाना बेगम के जरिए ही मालूम हुई थीं। Come and fly away with me. Come and fly away with me.